स्टार्ट करते हैं नया आर्टिकल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लो। लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड सपोज वी नीड टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर यूनिफॉर्म फंक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, से एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा। ठीक है, तो नाउ लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड सपोज दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड x in terms of y. Transforming the equation this by substituting x is equal to f inverse y, we obtain a new equation in which y which contains the root f alpha comma f beta. ठीक है, समझ आ गया होगा? ठीक है, तो नहीं आया होगा समझ तो एक सवाल से मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है, एक सवाल सॉल्व करते हैं इस पर। तो कह क्या रहा है पहले मैं समझाता हूँ। जैसे ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है ना, इसके क्या रूट है? अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमें ऐसे रूट चाहिए, मतलब और मान लो कुछ फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ऑफ अल्फ़ा, ऐसा कुछ फंक्शन है, अल्फ़ा -1 कुछ है। ठीक है, और एफ बीटा भी सेम फंक्शन है, बीटा -1। तो हमें एक देखो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स है अल्फ़ा कॉमा बीटा, हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स हैं अल्फ़ा -1 और बीटा -1। तो वो कैसे आएगा? एक तरीका तो तुम देखो सम ऑफ रूट कर सकते हो। ठीक है, ये पहला रूट है और ये दूसरा रूट है ना, तो इनको ऐड करके तुम सम ऑफ रूट निकाल सकते हो, है ना, और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारे पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ जाएगा, तो तुम्हारे पास आगे आप तो इक्वेशन बना ही लोगे। ठीक है, लेकिन कई बार आप मल्टीप्लाई या ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, देखो इसको अल्फ़ा सेटिस्फाई करता है तो ए एक्स स्क्वायर, इसमें अल्फ़ा रख देते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ है ना एफ ऑफ अल्फ़ा को मान लेता हूँ y। ठीक है, तो अल्फ़ा क्या होगा? 1 + y होगा, है ना, 1 + y है अल्फ़ा। देखो अल्फ़ा -1 को y मान लिया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + y हो गया। अब देखो यहाँ पे डाल दो अल्फ़ा को, तो 1 + y का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स ऑफ 1 + y प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यहाँ से आ गया ay² प्लस a प्लस 2ay प्लस by प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है ना। अब तुम देखो ay² प्लस 2a प्लस b ऑफ y प्लस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ये ट्रू इक्वेशन है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको y मान लिया। ठीक है, तो अल्फ़ा ये आ गया। अब क्योंकि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है तो ये ट्रू है। अब तुम देखो, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना y में, और इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट y हैं, मतलब इसका रूट y है ना। देखो ये इक्वेशन असली में ऐसा लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a प्लस b y, मतलब x, सॉरी, ये एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको y सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ये जो इक्वेशन बना है इसमें x की जगह y रखा है ना, तो एक तरह से इसको y सेटिस्फाई कर रहा है। और y क्या है? y असलियत में देखो y तो ये है ना अल्फ़ा -1। तो अगर इसको y सेटिस्फाई करता है तो इसको अल्फ़ा -1 भी सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि वो तो इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन लिखा है इसके रूट से अल्फ़ा -1, इसका रूट एक रूट है अल्फ़ा -1, सिमिलरली बीटा भी होगा, बीटा -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे आपके पास ऐसा इक्वेशन आ गया जिसके रूट से अल्फ़ा -1 और बीटा -1। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना नोट करो पहले, सवाल पढ़ लो। लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन है x³ -5x² + 4x
प्लस 7, ठीक है। ये है एक इक्वेशन, इसको अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फ़ा रख दिया, अल्फ़ा रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका रूट है अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1 कॉमा गामा प्लस 1, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस 1 को ना मैं बोल देता हूँ y, तो अल्फ़ा क्या होगा, y माइनस 1 होगा, है ना। अब इस अल्फ़ा को यहाँ रख दो, तो y माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5, y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 y माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब इसको खोल लो, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, माइनस 3y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 5 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस 4y प्लस 3, ये इक्वेशन है, ठीक है। वाई क्यूब आ गया, माइनस 3 और माइनस 5 माइनस 8y स्क्वायर, सही किया ना, हाँ। फिर प्लस 3y प्लस 3y प्लस 10y 13 17y, ठीक है। 10 4 14 14 3, अब कांस्टेंट माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये फाइनल इक्वेशन बन गया। अब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना, अगर मैं एक क्यूबिक मानूं ऐसा, अगर ये ट्रू है मतलब इसको y सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइड बाय y, और y क्या है असली में, y तो अल्फ़ा प्लस 1 है ना। तो एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू 0, ये ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसको अल्फ़ा प्लस 1 सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलर तुमने अल्फ़ा के लिए किया, बीटा के लिए भी करोगे, सेम चीज़ आएगा। तो ये ऐसा क्यूबिक इक्वेशन है जिसका रूट है अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1 कॉमा गामा प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। एक प्रॉब्लम लेते हैं, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस आर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा एंड गामा देन फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला पार्ट ये दे रखा है, ठीक है। तो रूट्स को मैं लिख लेता हूँ, रूट ऐसा है ना, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर, अगर मैं कॉमन ले लूँ अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, या ऐसा मत लिखो, ये ठीक है। देखो अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें अल्फ़ा डाल दो, तो ये चीज़ हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना, अल्फ़ा माइनस 1 लिख सकता हूँ ये। तो अब देखो ये वही तो लिखा है, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर लिखा है ना, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा माइनस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 कॉमा गामा माइनस 1, है ना। तो अगर मैं ये इक्वेशन निकाल लूँ जिसके रूट्स हैं ये सब अल्फ़ा माइनस 1 कॉमा बीटा माइनस 1 और गामा माइनस 1, तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं अल्फ़ा माइनस 1 को z मान लेता हूँ, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या होगा, 1 प्लस जेड होगा, है ना। अब अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है तो अल्फ़ा रख दो अब वहाँ पे, तो 1 प्लस जेड का होल क्यूब प्लस 1 प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंड करो, ठीक है। तो आपके पास आ गया जेड क्यूब, ठीक है, जेड 4 जेड स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब z का कोफिशिएंट तो प्लस 4z, ठीक है, ये हो गया, है ना, प्लस 2 ये और ये हो गया, सब कवर हो गया, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसको z सेटिस्फाई कर रहा है, और z असली में क्या है, अल्फ़ा माइनस 1।
तो एक क्यूबिक इक्वेशन जिसको मैं इस रूप में लिखूं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको z सेटिस्फाई कर रहा है। z क्या है? अल्फा माइनस वन। सिमिलरली इसको बीटा माइनस वन भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये एक क्यूबिक इक्वेशन हमें मिल गया जिसके रूट्स अल्फा, जिसके रूट्स हैं ये पहला पार्ट, है ना। नोट कर लो और इसका अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। ये दे रखा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा था, स्टेटमेंट में याद करो लिखा था एफ ऑफ अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा चाहिए था हमें। तो हमें कुछ भी अगर फंक्शन दिया है ना तो एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, है ना, एक ही वेरिएबल में, बीटा के कुछ फॉर्म में होना चाहिए, अल्फ़ा के फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो इन्होंने मिक्स कर दिया ना, मिक्स कर दिया तो फिर कैसे काम चलेगा ऐसे। तो हमेशा ट्राई करो कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। वो कैसे होगा देखो, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? -1 है ना। तो बीटा प्लस गामा क्या हो गया? माइनस टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा। ये यहाँ रख दो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा ऑफ 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। ये आ गया, अब एक वेरिएबल में आ गया फंक्शन, ठीक है। अब मान लेता हूँ मैं ये है z, ठीक है, माइनस अल्फ़ा इंटू 1 प्लस अल्फ़ा, इसको z मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो तो बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब ये अल्फ़ा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो अल्फ़ा आ गया है ना, इसको यहाँ पुट कर दो। आ गया तो पुट कर दो। अब तो बहुत गंदा आ रहा है, लेकिन क्यूब करोगे फिर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे मत करो, सॉरी। ऐसे मत करो, ऐसे करो। ये क्या लिखा है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा लिखा है ना। अब देखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा का गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, देखो -1 है ना, माइनस प्लस है ना। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा आएगा ना, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा का वैल्यू क्या है, -1 माइनस बीटा गामा है। अब देखो अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, माइनस प्लस माइनस, -1 है तो माइनस बीटा गामा क्या है, 1 अपॉन अल्फ़ा है। इसको यहाँ पुट करो ऊपर इसमें, तो इसको लिख सकता हूँ ना मैं 1 अपॉन अल्फ़ा -1, ठीक है। अल्टीमेटली इसको मैंने ये लिख दिया, तो ये यही चीज़ तो लिखा है, ये और ये तो सेम है ना, तो इसको मैंने लिख दिया ये। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस गामा को लिख सकता हूँ, ये बीटा को मैं लिख सकता हूँ, है ना, दिस थिंग, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन गामा -1। एक वेरिएबल में आ गए हमारे पास रूट्स, ठीक है। अब तो बहुत आसान हो गया, ठीक है। मैंने 1 अपॉन अल्फ़ा -1 को मान लिया z, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस z आ गया। यहाँ रख दो अब, क्योंकि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यहाँ रख दो। तो हो जाएगा z प्लस 1 का एक क्यूब प्लस 1 अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
z+1 के होल क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों साइड LHS RHS में, RHS में तो 0 बन जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, प्लस z+1 +1, ठीक है, ये सही चीज़ लिखा है, इसको एक्सपेंड करो तो ये z3, ठीक है, z3 का कोफिशिएंट, और 3z² माइनस z² प्लस 2z², ठीक है, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म ये, और z का कोफिशिएंट आ जाएगा 3z माइनस 2z प्लस 2z, ठीक है, ये आ गया। इसको z सेटिस्फाई कर रहा हूँ। z क्या है असली में, मतलब अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ, ये एक इक्वेशन है x में, ठीक है, ऊपर के रिजल्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इसको z सेटिस्फाई कर रहा है, z सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, और असली में z क्या है, z ये है, ये है z, ये है, यही तो चाहिए था। सिमिलर ऑपरेशन इनके लिए करोगे सेम इक्वेशन मिलेगा। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं ये सेकंड में जो लिखा है, ठीक है, आ गया, नोट कर लो। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, थर्ड पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। अगेन बोला था एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो तो अल्फ़ा बीटा प्लस 1/गामा, ये क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा को मैं लिख सकता हूँ क्या, -1 लिख सकता हूँ ना, अल्फ़ा बीटा हो गया -1/गामा, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा बीटा प्लस 1/गामा, 0 आ गया, इसका मतलब ये 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, तो ऐसा क्यूबिक इक्वेशन जिसके तीनों रूट 0 हो क्या होगा, x³ = 0 होगा, ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, ठीक है। लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा, डेल्टा कहाँ से आ गया, डेल्टा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको बोल दूँ अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं बोल देता हूँ x1, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ x2, और इसको मैं बोल रहा हूँ x3, ठीक है। तो मैं अगर ऐसा इक्वेशन बना लूँ, ऐसा क्रिएट करूँ इक्वेशन जिसके रूट्स हों x1, x2, x3, ऐसा इक्वेशन अगर मैं बना लूँ तो मैं उनका सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूँ, x1 + x2 + x3 भी निकाल लूँगा ना, अगर इक्वेशन आ गया तो सम ऑफ रूट्स और थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ये भी निकाल दूंगा, और यही हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी इक्वेशन निकाल लें जिनके रूट्स हों ये 3, और फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम सम ऑफ रूट्स से डिज़ायर्ड रिजल्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, देखो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं मान लेता हूँ z है, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा होगा माइनस प्लस माइनस 1, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा मैं कह सकता हूँ ना -1/गामा है, और यहाँ से मैं अल्फ़ा प्लस बीटा कह सकता हूँ ये कह सकता हूँ, है ना। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो आएगा अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा = 1/गामा टू 2 + गामा, है ना, ये आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, z को मैं और लिख सकता हूँ ये
गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा, ठीक है, ये लिख दिया। फर्दर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब गामा यहाँ रखो, ठीक है। देखो एक तरीका तो है कि तुम देखो गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा माइनस 1/z, इन दोनों को यूज़ करके ये ले आओगे। अब यहाँ से गामा निकालोगे, गामा कुछ गंदा सा आएगा रूट के अंदर, फिर उस गामा को तुम इसमें रखोगे, है ना। तो जब भी ऐसा करना पड़े ना, तो एक बार और देखा करो कि क्या मैं और मैनिपुलेट कर सकता हूँ क्या। इस केस में कर सकते हैं हम। देखो मैंने सेटिस्फाई करा दिया इसमें, यहाँ से देखो गामा कॉमन आ रहा है, गामा इंटू गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा, है ना, यहाँ 2 आएगा ना, तो गामा क्यूब प्लस 2 गामा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। तो 1 अपॉन गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा अपॉन 3 गामा माइनस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको अब मैं लिख सकता हूँ गामा अपॉन 3 गामा माइनस 1, ठीक है। आ गया इतना समझ। ठीक है, अब मैं इसको z बोल देता हूँ, है ना। अब z निकाल लो, गामा निकाल लो, मतलब गामा हो जाएगा 3 गामा z माइनस z, गामा हो जाएगा 1 माइनस 3z, सही लिख रहा हूँ ना, गामा इज इक्वल टू माइनस z, तो गामा हो जाएगा z अपॉन 3z माइनस 1। अब गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करा दो, तो z अपॉन 3z माइनस 1 का क्यूब इंटू z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर अपॉन 3z माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3z अपॉन 3z माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेकार बन रहा है, तो अब 3z माइनस 1 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सही लिखा है ना, माइनस 3z स्क्वायर लीनियर, ठीक है। अब एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने का भी ज़रूरत नहीं है। देखो तुमको अल्टीमेटली चाहिए क्या, ये क्यूबिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स क्या क्या है, ये होगा और ये भी होगा, है ना। ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसके रूट्स ये तीनों है ना। तो अगर तुमको सम चाहिए तो तुम माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z क्यूब निकाल लो, यही आंसर है ना, यही आंसर है हम लोग का। तो मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर देखो, z स्क्वायर कैसा आएगा, ये क्यूब में से माइनस 3z इंटू 3z माइनस 1, है ना। यहाँ से इसके एक्सपेंशन से z स्क्वायर का क्या आएगा कोफिशिएंट, -9 आएगा ना। अरे इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा ना 27z क्यूब माइनस 1 माइनस 3z इंटू 3z माइनस 1, तो z स्क्वायर तो -9 आया ना कोफिशिएंट, तो मैंने लिख लिया -9, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा कोफिशिएंट, यहाँ से आएगा -6z इंटू -3z, है ना, 18 आया, है ना। तो यहाँ से आ गया आपका 18। यहाँ से कितना आएगा -2z स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा -2z स्क्वायर आया, ये कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर हो गया। अब z क्यूब का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे क्या है, z क्यूब का कोफिशिएंट 27 है,
यहाँ कितना है, -27 है, ठीक। यहाँ क्या है, 6 है, और यहाँ क्या है, 1 है। तो आपका ये कितना आ गया आंसर, 18 - 9, 9 होता, 9 - 2 7, -7/7, हाँ -1 ही आ गया। तो इसका आंसर आपका आ गया -1, ठीक है। नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड का क्या करना है ये। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है, ले लिया अल्फ़ा बीटा कॉमन, ठीक है। प्लस इसमें से बीटा गामा कॉमन ले लो, इसमें से अल्फ़ा गामा कॉमन ले लो। इसको बोल दिया x1, इसको बोल दिया x2, इसको बोल दिया x3। तो मैं एक ऐसी इक्वेशन निकाल लूँ जिसके रूट्स हैं x1, x2 और x3, तो उससे हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर से वही कर दूंगा, क्या, सम ऑफ रूट्स निकाल लूँगा उससे, है ना। बेसिकली मुझे ये चाहिए ना, x1 + x2 + x3। तो अगर मैं वही इक्वेशन निकाल लूँ जिसके रूट्स हैं ये, तो मैं सम ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, माइनस प्लस माइनस, -1 है। अल्फ़ा बीटा क्या है, सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, -2। अल्फ़ा बीटा क्या है, -1 गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस, है ना, सही लिख रहा हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 2 + गामा/गामा आ गया आप, है ना। x1 यही तो लिखा है, तो x1 ये है, x2 क्या है, x2 सिमिलरली आ जाएगा आपके पास, गामा था ना तो अल्फ़ा, तो 2 + अल्फ़ा/अल्फ़ा आ जाएगा, और x3 आपके पास आ जाएगा 2 + बीटा/बीटा, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो मैं यहाँ से गामा निकाल लेता हूँ, सॉरी यहाँ से अल्फ़ा निकाल लेता हूँ, है ना। तो अल्फ़ा इंटू x2 = 2 + अल्फ़ा, यहाँ से आपके पास आ गया -2 = अल्फ़ा 1 - x2, ठीक है। अल्फ़ा माइनस, तो अल्फ़ा आपके पास आ गया 2/x2 - 1, ये आ गया। अब अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता तो सेटिस्फाई करा दो, तो x³ + 2x², क्या लिखा है, x³ + 2x² -3x + 1, -3x + 1। इसको अल्फ़ा सेटिस्फाई करता है, अल्फ़ा ये है, पुट कर दिया, तो 8/x2 - 1 का क्यूब प्लस 8/x2 - 1 का स्क्वायर -6/x2 - 1 + 1 = 0। ये आ गया हमारे पास। इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो ये बन गया -6/x2 - 1² + 8 × x2 - 1 + 8। सही लिखा है। अब ये इक्वेशन आएगा कुछ क्यूबिक इक्वेशन, जिसको क्या क्या सेटिस्फाई करेगा, x2 तो सेटिस्फाई करेगा, साथ में ये दोनों भी करेंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे
x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए, तो वो कैसे आएगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जो भी है एक्स स्क्वायर, x2 स्क्वायर है इस केस में, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x2 क्यूब, है ना। तो क्यूब का कोफिशिएंट क्या है इसमें? क्यूब तो सिर्फ एक ही जगह से जनरेट हो रहा है, तो क्यूब तो 1 हो गया, ठीक है। पहले तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालता हूँ मैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा? -3 आएगा, क्योंकि जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ऐसा बनेगा ना, -3x2 इंटू x2 - 1, तो -3 आया ना, वही बोल रहा हूँ मैं, -3 आएगा यहाँ से। यहाँ से क्या आएगा? -6 आ गया, है ना। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया क्या कुछ? क्यूब, तो यहाँ से का 9 आंसर आ रहा है, ठीक है। अपॉन 1 देखो, स्क्वायर का -3 और सही किया है, ठीक है। तो 9 आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, नोट कर लो। इसका एक और मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड देखो, सेकेंड पार्ट का, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। अच्छा छोड़ो, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा कब आता है? जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाए अल्फ़ा बीटा से। बीटा स्क्वायर गामा कब आएगा? जब बीटा मल्टीप्लाई हो जाए बीटा गामा से। अल्फ़ा स्क्वायर गामा कब होगा? जब अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा गामा से, ठीक है। तो ये समझ आ रहा है, ऐसे आएगा ये। तो मैंने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करके देखा इन्हें, ठीक है। देखो ये मेथड आता होगा तभी इस मेथड से कर पाओगे, है ना। क्योंकि ये सोचना कि ये यहाँ जनरेट हो जाए मतलब इम्प्रोबेबल है ना। तो ये पता होगा इस मेथड, मतलब ऐसे किया जा सकता है इसको, तभी होगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक्सपेंड किया तो क्या आया? अल्फ़ा स्क्वायर गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा, ये आया, प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा। अब ये आया प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस बीटा गामा स्क्वायर प्लस क्या कहा गया, प्लस अल्फ़ा गामा स्क्वायर। अब देखो ये तुमको पता है, ये नोन है, ये नोन है, तुमको ये चाहिए ना, ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है, हाँ है, बीटा स्क्वायर गामा है, गामा स्क्वायर बीटा है, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा है, अल्फ़ा स्क्वायर गामा, गामा स्क्वायर अल्फ़ा, ये। तो मुझे चाहिए क्या? मुझे ये इनका सम चाहिए, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, है ना। तो सर्कल ए, इसको बोल दिया आर है, रिक्वायर्ड। तो ये पता है, इसको क्या लिख सकता हूँ? रिक्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, है ना। अब तुमको ये पता है, ये भी तो पता ही है, ये भी नोन क्वांटिटी है, तो ये नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, करके देख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? -2 है ना, -2। और ये अल्फ़ा बीटा टेकन 2 एट अ टाइम क्या है? -3 है, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्लस अल्फ़ा बीटा गामा के जगह मैं लिख रहा हूँ क्या? माइनस प्लस माइनस, तो -1 है ना। तो जो रिक्वायर्ड है वो क्या आ गया? 9 आ गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ये पता होगा तभी ऐसे होगा, वरना
पहला मेथड तो है ही, ठीक है, नोट कर लो। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स ये हैं। फॉर्म अ क्यूबिक हुज रूट्स आर दिस। देखो एक्स स्क्वायर का टर्म मिसिंग है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमने 0 लिख लिया। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, आपका क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा गामा आपका 3 आ गया। ये रिलेशन हमने लिख लिया सबसे पहले, ठीक है। अब देखो जो ये लिखा है, पहला रूट क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस गामा है। अब देखो बाकी सब सिमेट्रिक है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, तो इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के लिए भी आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ बीटा प्लस गामा टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा गामा, ये लिख दिया। अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, बीटा प्लस गामा के जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस अल्फ़ा, लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि देखो बीटा प्लस गामा को मैं लिख सकता हूँ माइनस अल्फ़ा ही लिखा है वो, ठीक है। प्लस बीटा गामा को लिख लिया 3/अल्फ़ा हो गया ये, तो हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3/अल्फ़ा। इसको मैं लिख लूँगा 2 क्यूब प्लस 3/अल्फ़ा, ठीक है। ये आपका रूट आ गया, मतलब जो पूछा है एक वेरिएबल में आ गया। मैंने बोला था एक वेरिएबल में करो, ठीक है। अब क्या करो, ये 2 क्यूब है ना, इसको अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है तो करा दो सेटिस्फाई, हो गया। अब देखो तो अल्फ़ा क्यूब मैं लिख सकता हूँ ना 3 माइनस 2 तो 2 क्यूब क्या हो गया 6 माइनस 4 है ना। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा क्यूब, पहले सही लिखा है ना, देख लेता हूँ 2 6 माइनस 4, ठीक है। इसको लिख लिया 9 माइनस 4 अल्फ़ा, है ना, लिख लिया इसको। ये पहला रूट है, इसको मैं मान लेता हूँ y, ठीक है, इसको y मान लिया। अब अल्फ़ा निकाल लो, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा अल्फ़ा इंटू वाई, 9 हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमन लोगे तो 4 प्लस वाई, तो अल्फ़ा आ गया 9/4 प्लस वाई। अब ये अल्फ़ा जो है सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, है ना, तो इसमें डाल दो अल्फ़ा, तो 9/4 प्लस वाई का क्यूब प्लस, एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें अब ये पुट कर दो, एक सेकेंड, हाँ, तो 9 क्यूब इंटू 4 प्लस वाई का क्यूब प्लस 18/4 प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं y, और y असली में क्या है, y ये है ना, और जो y के लिए आया ना वो इनके लिए भी आएगा। तो ये एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं जो पूछा गया है वो। अब एक काम करो, 4 प्लस वाई के क्यूब से मल्टीप्लाई करो, तो 4 प्लस वाई का क्यूब आ गया प्लस 18, 4 प्लस वाई का स्क्वायर आ गया प्लस 9 क्यूब आ गया इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं जो चाहिए, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, अब मैं नहीं करने वाला, बहुत बड़ा है, तो कर लेना, ठीक है, तो आ जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दे रखा है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा, हमें चाहिए ये। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा इक्वेशन निकालता हूँ जिसके रूट्स हों ये,
ऐसा इक्वेशन निकाल लूँगा जिसके रूट्स ये होंगे, फिर इनको मैनिपुलेट करके देखूँगा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, हो ही जाएगा तभी बता रहा हूँ। तो ये सोचना बस कठिन था, इसके बाद तो बहुत आसान है कि मतलब यहाँ पे हम जंप करें, क्योंकि देखो ये कैसे निकालोगे तुम कि मतलब इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना भी बहुत कठिन है ना। तो ऐसे ही एक ऐसा इक्वेशन निकालो जिसका रूट हो 1/α³ कॉमा 1/β³ कॉमा 1/γ³। तो 1/α³ को मैं मान लेता हूँ z, तो अल्फ़ा आ जाएगा 1/z पावर 1/3। ठीक है, हाँ, तो अब अल्फ़ा को यहाँ सेटिस्फाई करा दो, तो 2/z प्लस 1/z 2/3 प्लस 1/z 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2/z प्लस 1 विथ अ माइनस साइन इज इक्वल टू 1/z 2/3 प्लस 1/z 1/3। क्यूब कर दो ना, क्यूब कर दिया, यहीं लिख लो। ठीक है, क्यूब करोगे तो ये आएगा, माइनस तो यहीं रहेगा, 8z³ माइनस 1 माइनस 6z है ना, माइनस 12z² इज इक्वल टू 1/z² प्लस 1/z प्लस 3/z इंटू 1/z 2/3 प्लस 1/z 1/3। अब देखो ये जो टर्म है ना, इसको मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/z प्लस 1। ठीक है, विथ अ नेगेटिव साइन। तो ये आ गया। अब z³ से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो -8 माइनस z³ माइनस 6z² माइनस 12z इज इक्वल टू -6z² आया ना, तो -6z आएगा माइनस 3z²। तो z³ और ये 6 3 4z²। ठीक है, 12 6 और 7 प्लस 7z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हैं ये। ठीक है, हमें चाहिए क्या बेसिकली, देखो इसका वैल्यू पता है तुमको, -4 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों साइड घटा दिया -2/γ², तो ये आ गया, -2 कॉमन ले लोगे तो ये 2 प्लस 1/γ³ बन गया। सिमिलरली 1/β³ प्लस 1/γ³ माइनस 1/α³ क्या है, -2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 1 ये 1/β³, सॉरी बीटा नहीं अल्फ़ा आएगा, α³ प्लस 1/γ³ माइनस 1/β³ क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1/β³ आएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, देखो ये प्रोडक्ट इनका आएगा 1/α³ प्लस 1/β³ माइनस 1/γ³ इंटू 1/β³ प्लस 1/γ³ माइनस 1/α³ इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये -8 बाहर बनेगा है ना, 2 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 ये चीज़ अब तुम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, यही चाहिए हमें।
मतलब ये चाहिए। तो चाहिए क्या हमें, -8, हमें चाहिए -8 टाइम्स ऑफ 2 + 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब, 2 + 1 अपॉन बीटा क्यूब, 2 + 1 अपॉन गामा क्यूब, ये चाहिए। अब देखो ये इक्वेशन कहाँ गया, इक्वेशन निकाला था अभी 4, 7, 8, x³ 4x², इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स अभी निकाले ना, यही तो वो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब, 1 अपॉन बीटा क्यूब और 1 अपॉन गामा क्यूब। इसके 3 रूट्स ये हैं, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ, लिख दिया ये। अब आसान हो गया, अब तो दिख गया तुमको क्या करना है। x के जगह -2 पुट करो, -2 पुट करोगे तो ये ख़त्म, 8 से 8, ठीक है। ये हो जाएगा 16 - 14 2, है ना, 2 बन जाएगा इधर और ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2 + 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब, 2 + 1 अपॉन बीटा क्यूब, 2 + 1 अपॉन गामा क्यूब। दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16, तो आपका आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 आपका आंसर है, नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन बी दिस, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, ठीक है। तो पहला रूट क्या दिया है, x1 मान लेता हूँ, उसको z मान लेता हूँ, ठीक है। z मान लेता हूँ पहले रूट को, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर है। हाँ, तो लेट द रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। हाँ, तो ये इक्वेशन है, इसके रूट्स है अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा, और ये फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को ना z मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो, इसको एक्सपेंड करो तो ये आएगा ये, ठीक है। अब देखो, अब इसको मैं देखो, इक्वेशन क्या है हमारे पास, x³ + x + 2 = 0, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 0 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है नहीं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, -2 है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा, है ना। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या, यहाँ से आ गया ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस गामा, तो स्क्वायर कर दोगे तो गामा स्क्वायर -4। अब देखो, अल्फ़ा बीटा को मैं लिख रहा हूँ 2 अपॉन गामा, तो जब तुम -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये +8 हो जाएगा। तो -4 अल्फ़ा बीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, +8 अपॉन गामा, ठीक है। अब एक वेरिएबल में हमने फंक्शन बना लिया। अब देखो z, तो z को मैं लिख रहा हूँ है ना। अब देखो फर्दर मैनिपुलेट करो, इस इक्वेशन में वो रखो क्यूब, मतलब गामा रखो, तो ये ऐसा बनेगा, गामा क्यूब +8 + गामा 6 हो गया, है ना। दोनों साइड 6 ऐड कर दिया, तो गामा क्यूब +8 क्या हो गया, 6 - गामा हो गया, ठीक है। यहाँ पे रख दो, अब ये 6 - गामा अपॉन गामा बन गया, ठीक है। अब गामा का वैल्यू निकाल लो, गामा इंटू z = 6 - गामा, यहाँ से गामा क्या आ गया, 6 अपॉन
1 प्लस जेड आ गया ना, ठीक है, ये रिलेशन सही है ना। रुको, क्यूब रखा, ठीक है, 6 जोड़ा, ठीक है, ठीक लिखा है, ठीक है, इसको z माना तो z, ये भी सही है, 1 प्लस जेड। तब ये गामा आ गया। अब गामा को यहाँ सेटिस्फाई कराओ, है ना, गामा आ गया ना ये। अब जो गामा के लिए आया वो इनके लिए भी आएगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई कराना, एक इक्वेशन आएगी, वही आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल, गिवन दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इन एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड सी। देखो ए बी सी अगर एच पी में है तो 1/a और 1/b और 1/c किस में होते हैं? अगर ये एच पी में है तो इनका रेसिप्रोकल किस में होता है? ए पी में होता है, ठीक है। आज ये इक्वेशन है मेरे पास, cx² - 54x - 27 = 0, है ना। इसके रूट्स में मान लेता हूँ a, b और c मत मानो। इसके रूट्स मान लो अल्फ़ा, बीटा और गामा, है ना, जो कि एच पी में है। तो 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा ए पी में होंगे, है ना। अब हम किस में, देखो एच पी में तो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है ना, क्योंकि एच पी में तुम क्या ही निकाल पाओगे, ठीक है। ए पी में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है इंसान। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा इक्वेशन निकालते हैं जिसका रूट होगा 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा, ठीक है। ऐसी इक्वेशन निकालते हैं। तो मैं 1/अल्फ़ा को z बोल रहा हूँ, तो अल्फ़ा क्या आ गया? 1/z, रख दो। तो 10/z³ - c/z² - 54/z - 27 = 0। -27z³ - 54z², है ना, माइनस cz, ठीक है, और ये प्लस 10। ये इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हैं 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा, एंड दे आर इन ए पी, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब तीन चीज़ ए पी में उनको मानने का क्या तरीका होता है? अगर मैं इसको कैपिटल ए बोल दूं तो ये कैपिटल A - R और ये कैपिटल A + R, है ना। तीन चीज़ों को ऐसे ए पी में मानते हैं। मैंने मान लिया 1/अल्फ़ा ये है, 1/बीटा ये। तो जब ऐड करोगे तो 3a आएगा, ऐड करने में 3 है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या है? -2, 54/27 विद अ नेगेटिव साइन, -2, तो a क्या आ गया? -2/3। अब ध्यान से देखो, a एक रूट भी है, तो -2/3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराओ इसको, तो ये -8, ठीक है, और ये बन जाएगा 4, 4 24, ठीक है, -2/3c - 10 = 0, ठीक है। तो ये 16 हो गया, 16, 6c 9 आ गया, ठीक है। तो c आपका 9 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। कंसिडर y = fx = ax² + bx + c. The shape of curve is parabolic. For a greater than 0, the parabola opens upward. For a less than 0, the parabola opens downwards. तो ये सब तो तुमको पता ही होगा 10th का नॉलेज की, मतलब पैराबोला का होता है और a पॉजिटिव के लिए ऊपर खुलता है, नीचे खुलता है जब a नेगेटिव हो। ऐसा क्यों होता है उसको समझ लेते हैं। मान लो एक पैराबोला है, ठीक है, इसका इक्वेशन है y = ax² + bx + c, है ना, ठीक है। अच्छा, जब मैं dy/dx करता हूँ तब मैं क्या निकाल रहा होता हूँ? एक तरह से स्लोप निकाल रहा होता हूँ, है ना। dy/dx निकालते हैं तो स्लोप निकालते हैं। और जब तुम इसका भी डेरिवेटिव कर देते हो, dy/dx का भी डेरिवेटिव कर देते हो, तो इस
ये ऐसा कहलाता है ना। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना। जब तुम जैसे फिजिक्स में जब तुम dx/dt करते हो तो वेलोसिटी आता है ना, तो इसको तुम क्या बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे, तो वैसे ही जब तुम स्लोप का भी डेरिवेटिव जब करते हो ना, तो वो बताता है कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है ना, स्लोप कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है ना। और उस पर डिपेंड करता है कॉन्केविटी ग्राफ का, कि ऊपर माउथ खुलेगा या नीचे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे टेंजेंट खींचा पैराबोला पे, ठीक है, और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ गया, ठीक है, यहाँ टेंजेंट खींचता हूँ अब मैं थोड़ा आगे जाके, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ गया, यहाँ बढ़ जाता हूँ मैं, ठीक है। मैंने 3 टेंजेंट खींचे इस पे, तो 1 बाय 1 समझते हैं। देखो, पहले यहाँ खींचे थे, फिर थोड़ा बढ़ गए, यहाँ खींचे, उसके बाद यहाँ खींचे। जो स्लोप है यहाँ पे कुछ θ1 होगा, यहाँ पे θ2 होगा, ठीक है, और ये ऐसा जाएगा, ये θ3 मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सा है, तो तुम्हारा जवाब होगा tan θ1, मतलब स्लोप बेसिकली tan थीटा होता है ना। तो इस पॉइंट पे A, B और C, A पॉइंट पे जब मैंने स्लोप खींचा तो tan θ1 था। अब तुम देखो, tan θ1 बड़ा होगा या tan θ2 बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में। अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बोलूँ मॉड में, तो tan θ1 बड़ा होगा ना। सिर्फ मॉड बता रहा हूँ मैं, मॉड मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ता है मैग्नीट्यूड tan का बढ़ता है ना। तो tan θ1 tan θ2 से बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन क्योंकि ये ऑब्ट्यूस है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अगर हम मॉड हटा दें तो इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। सबसे ज़्यादा नेगेटिव tan θ1 है ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव ये है। फिर ये थोड़ा कम नेगेटिव है, tan θ1 सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव है ना। tan θ2 उससे थोड़ा कम नेगेटिव है, और tan θ3 तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही है। तो मैं जैसे जैसे x बढ़ा रहा हूँ, x जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ जा रहा है ना। पहले स्लोप ऐसा था, फिर वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव था पहले, जैसे जैसे बढ़े पॉजिटिव होना चालू हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूँ जैसे जैसे x बढ़ता है स्लोप जो है वो भी बढ़ता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव, है ना। इन केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, है ना। इतना समझ आ गया। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या होता है, d²y/dx² होता है ना, स्लोप का भी डेरिवेटिव। तो अगर तुम d² करोगे, इसको 2 बार डेरिवेट करोगे, तो पहले बार जब डेरिवेट करोगे तो 2ax + b आएगा, दूसरे बार डेरिवेट किए तो 2a आएगा, ठीक है।
अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज पॉजिटिव इन केस ऑफ अपवर्ड पैराबोला, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ए पॉजिटिव है। तो जब ए पॉजिटिव होता है ना तो पैराबोला अपवर्ड बनता है, ठीक है। तो उसका यही लॉजिक है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, जब तुम कोई भी पैराबोला खींचते हो, ठीक है, तो असलियत में रूट क्या होता है? रूट अगर पूछे रूट क्या होता है, रूट वो होता है कि वो एक्स का वैल्यू जहाँ पे पैराबोला का जो फंक्शन का जो आउटपुट है वो ज़ीरो हो जाए, है ना। रूट वही तो होता है जहाँ पे उसका वैल्यू वैनिश हो जाता है, मतलब ज़ीरो। कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन है ये, इसका रूट अगर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा पे वैल्यू ज़ीरो दे देगा। इसका क्या मतलब है कि रूट एग्जिस्ट करने के लिए पैराबोला को एक्स एक्सिस को टच करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ वो टच करेगा वहीं पे तो उसका आउटपुट ज़ीरो है ना। तो इससे तुम ये समझ सकते हो कि अगर डी पॉजिटिव है तो पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे करेगा कट, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने वो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला के लिए नहीं बताया है ना, वो तुम खुद भी समझ सकते हो। जब मैंने एक पॉजिटिव के लिए बता दिया तो ए नेगेटिव के लिए खुद समझ लेना, है ना। अच्छा, यहाँ कहाँ थे हम? हाँ, कि अगर डी पॉजिटिव है तो मतलब रूट एग्जिस्ट करता है ना, रूट एग्जिस्ट करता है। तो रूट एग्जिस्ट करता है तो मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो तुमको पता ही है, रूट होते हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा। क्योंकि देखो ना इन पॉइंट पे x इज इक्वल टू अल्फ़ा और x इज इक्वल टू बीटा पे देखो ना आउटपुट ज़ीरो आ रहा है ना। यहाँ पे y का वैल्यू देखो ज़ीरो है, y ज़ीरो है ना यहाँ पे, वही चीज़ है। अच्छा, फॉर d लेस देन ज़ीरो, फॉर d लेस देन ज़ीरो क्या होता है? देखो जब रूट मतलब एग्जिस्ट ही नहीं किया ना, उसका रूट एग्जिस्ट नहीं किया मतलब वो कभी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, उसका आउटपुट कभी ज़ीरो आया ही नहीं, है ना। उसका आउटपुट कभी ज़ीरो ही नहीं आया फॉर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, टच कभी नहीं करेगा, है ना। वही ये सब लिखा है यहाँ पे, है ना। इमेजिनरी नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। और डी अगर नेगेटिव हुआ तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। एफ एक्स यहाँ पे बात किया जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। सारे एक्स के लिए, रियल एक्स के लिए वो पॉजिटिव होगा और ए ज़ीरो, ठीक है। लॉजिकल है सब, है ना। और डी अगर ज़ीरो हुआ तो वो कट करेगा, ठीक है। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, इसका डी अगर ज़ीरो हो गया मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac हो गया ना, ठीक है। तो रूट जो है कोइंसिडेंट आ जाते हैं, मतलब सेम रूट आ जाता है, तो वो टच करता है उसको। और तुम देख सकते हो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में डाल दो तो b अगर ज़ीरो है तो माइनस बी बाई टू आएगा ना रूट। तो रूट अगर एक ही आया तो कोई ऐसा ग्राफ तो ऐसा ही पॉसिबल है ना, एक ही रूट अगर आए तो, है ना। तो वही चीज़ लिखा है, ठीक है। पैराबोला टचेज एक्सिस एट वन पॉइंट, है ना। रियल कोइंसिडेंट रूट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्सिस इज दिस, ठीक है। और एफ एक्स देखो, ये एफ एक्स है, अगर ये एफ एक्स है तो देखो अगर डी नेगेटिव है ना तो
एफ एक्स का वैल्यू हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है हर एक्स के लिए, हर रियल एक्स के लिए, है ना, वही चीज़ लिखा है वहाँ पे। और ए नेगेटिव के लिए तुम खुद समझ सकते हो, है ना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ ए इज़ पॉजिटिव देन एफ एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फंक्शन। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ लीनियर फंक्शन क्या होता है? लीनियर फंक्शन ये होता है ना, लीनियर फंक्शन ये है। अब जैसे इसको एच एक्स मान लो, लीनियर फंक्शन को एच एक्स। अब इसमें क्या बोला है? एफ एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, एफ एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर फंक्शन, तो ए एक्स प्लस बी हो गया, है ना। इसको ऐसे मत समझो, रुको, हाँ वैसे ही समझो, एच एक्स ए एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो एफ एक्स अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है लीनियर फंक्शन का, तो एफ एक्स को तुम बोल सकते हो ना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax भी, है ना। अब तुम देखो एफ एक्स ये चीज़ है, अभी इसको भूल जाओ। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो वही चीज़ लिखा है, वो थोड़ा डिनोट मैंने गलत कर दिया, गलत वेरिएबल से, ठीक है। एच एक्स फिर से मैं बताता हूँ, रुको। एच एक्स है एच एक्स प्लस के, ठीक है। अब एफ एक्स परफेक्ट स्क्वायर है इसका, इसका स्क्वायर कर दो तो एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kh, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एच स्क्वायर है, उसको ही यहाँ पे ए बोला गया है, एफ एक्स ये है, इसको ही ए बोला गया है। तो देखो अगर ये लीनियर फंक्शन हुआ तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर मैं तुमको बोलूँ -2x स्क्वायर मतलब -x स्क्वायर, ठीक है, -2x - 1, ये क्या किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है? gx मैंने बोल दिया, ये किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। तुम कौन से लीनियर का यहाँ पे लिख सकते हो फॉर्मूला और उसका स्क्वायर कर सकते हो? कोई भी लीनियर तो तुम ऐसे लिखोगे ना। तो अगर तुम बोल रहे हो इसको कि ये किसी लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है, तो कोई लीनियर फंक्शन का स्क्वायर ऐसे दिखाया जा सकता है। तो एक्स स्क्वायर का तो कोफिशिएंट एच स्क्वायर आएगा ना, तो वो तो कभी -1 के इक्वल ही नहीं होता, इसलिए ए पॉजिटिव होगा। तब अगर डी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो ये लीनियर फंक्शन कहला जाएगा, मतलब स्क्वायर ऑफ ए लीनियर फंक्शन कहला जाएगा। ठीक है, देखो अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। v इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स इस पॉइंट को बोला जाता है, या तो लोएस्ट पॉइंट होगा या हाईएस्ट पॉइंट होगा डिपेंडिंग ऑन साइन ऑफ ए, है ना। और इसका कोऑर्डिनेट है -b/2 है, d/4 है। ये कैसे आता है? जैसे y = ax² + bx + c, है ना। तो जब तुम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचोगे या यहाँ खींचोगे तो उसका tan थीटा क्या है, मतलब स्लोप क्या है? 0 है ना। तो अगर तुम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो y' तो 2ax + b आएगा। अब इस x पे तो ये 0 है, तो 0 से इक्वेट करो तो x तुम्हें मिलेगा -b/2 है। ये इसी का तो कोऑर्डिनेट हुआ ना, x का, है ना। ये x का ही तो कोऑर्डिनेट हुआ, क्योंकि और कोई x तो एग्जिस्ट नहीं करता ना कि जहाँ पे स्लोप 0 हो। तो आपको ये इसका पॉइंट मिल गया। अब अगर इस पे आपको आउटपुट देखना है इस फंक्शन का, तो x को वहाँ रखो तो यहाँ आएगा रखो तो ab² / 4a, ठीक है, ये यहाँ से हटा रहा हूँ, -b² / 2a + c, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं -b² / 4a, है ना, + c।
तो ये आपके पास आ गया -b² अपॉन +4ac अपॉन 4a। तो ये आपके पास आ गया माइनस टाइम्स ऑफ d अपॉन 4a, है ना। तो वही यहाँ लिखा माइनस, माइनस आएगा इधर, ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये सब सिमेट्रिक मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग देखो मिरर इमेज है, मतलब सेम है ना। इसको ये सब अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। 12th में काम आएगा, मतलब कुछ फंक्शन में थोड़ा सा, ठीक है। ये वही चीज़ लिखा है, लेट पी एक्स बी क्वाड्रेटिक फंक्शन देन इफ p1 + t इज इक्वल टू p1 - t देन पी एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट लाइन 1 दैट इज -b/2a इज इक्वल टू 1। देखो इसका क्या मतलब है, p सम k + t, ठीक है, इज इक्वल टू p k - t, ठीक है। या t छोड़ो, इसको x ले लो, है ना। इसका मतलब है कोई पैराबोला होगा ऐसा, ठीक है। तो देखो उसके कहने का यह मतलब है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये होगा, x इज इक्वल टू k लाइन ये है, क्योंकि लॉजिकल है। देखो इसके आगे तुम x गए तो तुमको ये आउटपुट मिला, इतना लेंथ x है। अब इतना लेंथ अगर पीछे चले जाओगे ना, सेम लेंथ, तब भी तुमको उतना ही आउटपुट मिलेगा। ये दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, तो वही चीज़ कह रहा है ये, ठीक है। लॉजिकल है ये भी, है ना। ठीक है। f(x) has minimum value at vertex if a is positive and f minimum is -d/4a at x is equal to -b/2a, ठीक है। यहाँ भी माइनस आएगा। आई होप ये सब समझ गए होगे तुम, है ना। ये सवाल करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू x² - 3x + 2, ठीक है। तो इसके काफ़ी तरीके हैं ना, बहुत तरीक़ों से कर सकते हो इसको, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो, है ना। तो इसका मेथड 1 लिख लो, है ना। मेथड 1 परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो, f(x) है x² - 3x + 2, है ना। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x² - 2 × x × 3/2, है ना। ये लिख दिया। अब देखो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहता है, किसका बनना चाहता है, अगर 3/2 का स्क्वायर मिल जाए तो बन जाएगा, है ना। +2 और माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक तरह से x² - 3x + 2 ही लिखा है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो तुम इसको लिख सकते हो x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतने पार्ट को, +2 - 9/4। इसको लिखा जा सकता है x - 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर लिखा जा सकता है -1/4। तो f(x) आपका ये आ गया। अब तुम देखो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, और क्योंकि a पॉजिटिव है तो ग्राफ तो कुछ ऐसा ही बना होगा, ठीक है। d क्या है इसका, d इसका पॉजिटिव है ना। हाँ तो कट कर देगा x एक्सिस को, अभी के लिए ऐसे समझ लो। तो तुम देखो इसका मिनिमम वैल्यू जो है f(x) ये लिखा है, ठीक है। अब किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो तो > 0 होता है ना। तो अगर पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको 0 होना पड़ेगा, ये 0 हो गया तब इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। तो f मिनिमम मैं कह सकता हूँ ना -1/4 होगा, और मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है क्योंकि ऊपर बढ़ रहा है पैराबोला, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हो। दूसरा तरीका देखो,
ये है ना, a अगर पॉजिटिव है तो f मिनिमम माइनस डी बाई 4a आता है एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। तुम x माइनस बी बाई 2a निकालोगे तो वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। अब ये 3/2 को इसमें रख दो तो तुम्हारे पास यही वैल्यू आएगी। देखो यहाँ भी जो मैंने बोला कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मिनिमम कब आएगा, जब ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा, x इज इक्वल टू 3/2 पे। देखो ये वही है, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। और ऐसे भी कर सकते हो, अगर वर्टेक्स निकालना है तो ऐसे कर सकते। वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है ना। तो डेरिवेटिव 0 कर दो इसका, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो x 3/2, अब फंक्शन में 3/2 डालो तो यही मिलेगा -1/4। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो, नोट करो इतना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला लाइज एट डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो पैराबोला तो कुछ ऐसा ही बनेगा और ये वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2a, d/4a, है ना, -d/4 है। तो मैं वर्टेक्स अगर निकालूं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, -b क्या है, -2p/2a, 2। तो ये -p हो गया। d निकालो इसका, d क्या है, d इसका क्या है, b² 4p² -4ac -4 × 13, है ना, अपॉन 4a, अपॉन 4 कर दिया 4a, d/4a है ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका p² -13, लेकिन इसका नेगेटिव चाहिए ना, -d/4 है तो 13 -p², है ना। ये आपका वर्टेक्स आ गया। अब पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज एट डिस्टेंस 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ये डिस्टेंस है, मतलब ये कोऑर्डिनेट आ गया और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या आएगा, √0 - p का स्क्वायर, तो ये आ गया, प्लस p² -13 का होल स्क्वायर, ये कितना है, ये आपका है 5। स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, ऐसे देख के पता चल रहा है क्या, रूट 8 और 6 होता है ना, जो भी है छोड़ो, स्क्वायरिंग कर देता हूँ। 25 आ गया, है ना। तो p का पावर 4, ठीक है, और ये -25p², है ना, प्लस 144 इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो p² -16, p² -9 हो जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ये स्प्लिट हो गया, है ना। तो p² की यहाँ से 2 वैल्यू आई, या तो 16 होगा या 9 होगा। तो यहाँ से p आ गया +-4 और p यहाँ से आ गया +-3। तो p की टोटल कितनी वैल्यू आ गई, 4 वैल्यूज़ आ गई, जो कि +-4 है और +-3 है। ठीक है, नोट कर लो। अब ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ़ रेंज ऑफ y इज इक्वल टू ax² + bx + c इज़ क्लोज 0 से इनफाइनाइट, क्लोज 0 लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल। इसका मत देखो, y इज इक्वल टू ax² + bx + c का बात हो रहा है। तो कंडीशन ये है, a पॉजिटिव और d 0। लॉजिकल है भी, देखो 0 वैल्यू अटेन कर रहा है, 0 वैल्यू अटेन कर रहा है मतलब रूट तो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, रूट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं जा रहा, नेगेटिव नहीं जा रहा और रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा तो एक ही ग्राफ बन सकता है ऐसा कि रूट भी एग्जिस्ट कर जाए और वैल्यू नेगेटिव भी ना हो, क्योंकि अगर
रूट एग्जिस्ट कर जाए और थोड़ा नीचे अगर ग्राफ चला गया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर डिस्टिंक्ट रूट होता पैराबोला का, मतलब फंक्शन का, तो एक यहाँ आता, फिर थोड़ा वो नेगेटिव चला जाता, उसके बाद आता, लेकिन ऐसा केस तो है नहीं। तो ऐसा तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है ना, ये। और इस केस में क्या होता है, ए पॉजिटिव होता है और डी 0 होता है, वही चीज़ लिखा है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टू बी ऑलवेज पॉजिटिव इज, मतलब हमेशा पॉजिटिव है, 0 नहीं है। तो पॉजिटिव हमेशा है तो ग्राफ ऐसा बना होगा। अब कोई बोलेगा नहीं मैं तो ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, ये भी तो पॉजिटिव है, लेकिन ये आगे भी तो जाएगा, आगे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इसीलिए। तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब डी नेगेटिव होता है और ए पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी लॉजिकल है ना। तो इतना नोट करो, फिर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा, मतलब अल्फा इज़ लेस देन बीटा, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वेयर सी इज़ नेगेटिव बी इज़ पॉजिटिव, देन शो दैट, हमें ये शो करना है। ठीक है। इस पैराबोला का वर्टेक्स देखो कहाँ आ रहा है, -b/2 पे आ रहा है और -d/4 है ना। अब देखो माइनस, जो b है वो पॉजिटिव है, दे रखा है ना। अच्छा ये भी याद रखो, रूट्स जो है ना वो रियल होंगे। क्यों रियल होंगे, क्योंकि यहाँ कंपेयर कर दिया ना। देखो अगर रूट इमेजिनरी होते ना तो कभी ये स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते, दो इमेजिनरी नंबर को 1 + i 1 - i, कोई पूछे कि कौन सा बड़ा है तो वो एक इलॉजिकल स्टेटमेंट है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इमेजिनरी नंबर्स को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते आपस में। आप ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। ठीक है, तो रूट रियल ही रहे होंगे तभी कंपैरिजन पॉसिबल है। ठीक है, तो रूट रियल है, ये समझ आ गया। देखो b पॉजिटिव है तो -b नेगेटिव रहा होगा, तो -b/2 भी नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो जो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट है वो कहीं यहाँ लाया करेगा, इस साइड x एक्सिस पे। अच्छा क्योंकि रूट पॉजिटिव, रूट वो हैं एग्जिस्ट करते हैं, तो d पॉजिटिव होगा, तो -d/4 नेगेटिव होगा, मतलब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ लाया करेगा। किसी का x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, तो वर्टेक्स कहीं यहाँ होगा। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा बीटा क्या दे रखा है, c दे रखा है ना, c, और c खुद में नेगेटिव है, तो मतलब अल्फ़ा एंड बीटा हैव अपोजिट साइन। एक यहाँ रहा होगा मान लो बीटा, और एक यहाँ रहा होगा मान लो अल्फ़ा, तो ग्राफ ऐसा गया होगा। है ना। तो हमने ये, और ये दे रखा है कि बीटा बड़ा है अल्फ़ा से, तो बीटा इधर आया होगा, तो इतना पार्ट तो प्रूफ हो गया। है ना। अच्छा ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा -b है। ठीक है, अब वर्टेक्स को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट होता है ना वो रूट्स के सम का एवरेज होता है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 करोगे ना तो वर्टेक्स आ जाएगा। तो ये क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -b है। इसका मतलब -b क्या चीज़ है, अगर b पॉजिटिव है तो -b इज़ नेगेटिव, तो अल्फ़ा प्लस बीटा नेगेटिव है, बीटा पॉजिटिव है और अल्फ़ा नेगेटिव है, ये हमको पता है। दोनों का सम अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब अल्फ़ा कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फ़ा का जो मैग्नीट्यूड है वो बीटा से बड़ा है। ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया, तो सब प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स v1 ये दे रखा है, v2 ये दे रखा है, इज एक्यूट। अच्छा डॉट प्रोडक्ट तुमने पढ़ा होगा ना, v1 डॉट v2
जो होता है ये होता है मॉड v1 इंटू मॉड v2 इंटू कॉस थीटा होता है ना। अब देखो, क्योंकि थीटा जो है एक्यूट है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। देखो, वेक्टर्स के बीच में दो ही एंगल पॉसिबल है, या तो वो एक्यूट होंगे या ऑब्ट्यूस होंगे, है ना। अगर एक्यूट है मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर एंगल एक्यूट है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, क्योंकि मॉड्यूलस है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ ना कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर एक्यूट है तो उनका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, v1 क्या दे रखा है, v1 वेक्टर आपको दे रखा है x2i माइनस 4j प्लस 3m प्लस 1 k mi माइनस xj प्लस 1 k। v1 डॉट v2 कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3m प्लस 1। नाउ दिस मस्ट बी पॉजिटिव, दिस मस्ट बी पॉजिटिव, है ना, अगर एक्यूट है तो। अब तुम सिर्फ इतने इस क्वाड्रेटिक को देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है x में और ये हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक x में है और हमेशा पॉजिटिव है। तो उसका ग्राफ कैसा बना होगा, ऐसा बना होगा, हमेशा पॉजिटिव है ना। ऐसा बन नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव हो गया ना फिर थोड़ा सा, लेकिन या तो हमेशा पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक जो है ऐसा रहा होगा। अब ऐसा कब हो सकता है, जब a लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड d इज निगेटिव, है ना। लगा दो कंडीशन, पहली कंडीशन m ग्रेटर देन 0, ठीक है, लगा दिया। दूसरी कंडीशन d इज लेस देन 0। d देखो, b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, तो 4 भाग दे दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 3m प्लस 1 ये आ गया। आप लिख सकते हो 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4 दिस थिंग, है ना। अब देखो इसको अब कितने में, 4 और 3 में ही कर सकते हो, तो इसको 4m माइनस 3m माइनस 4, ठीक है, तो ये 3m, सॉरी, m माइनस 1 इंटू 3m प्लस 4 हो जाएगा, है ना, 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस, ठीक है, दिस इज नेगेटिव, सॉरी वहाँ लेके गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, d निकाला उसको नेगेटिव किया, ठीक है, वहाँ ले गया तो 3m स्क्वायर प्लस m माइनस 4, ठीक है। अब अब इसका क्या क्या सॉल्यूशन है। अब देखो m अगर पॉजिटिव है, मैं इसका यूज़ अभी कर रहा हूँ, m पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव है 3m प्लस 4, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ गया। तो m ग्रेटर देन 1 आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, इसमें लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा था, तो अगर m का रेंज ये आया है तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, m इज इक्वल टू 2 होगा ना। m से बड़ा है, m 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा लीस्ट इंटीजर कौन सा है, 2 है ना, तो m इज इक्वल टू 2 आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, देन
देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेसिफाई कर दिया है ना, तो ए नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर ए ज़ीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस देखो, ये वैरायटी कैसे करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन में दिया है ना, तो देखो कि c, अगर मैं एफ एक्स मानूँ इसको, तो c को देख के क्या लगता है, c तुमको नहीं लगता f ऑफ ज़ीरो है, x के पास ज़ीरो रखो c मिलेगा। b ऑप्शन देखो, तो a ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ f ऑफ ज़ीरो इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या है, f ऑफ वन बोल सकते हो इसको। ए ऑप्शन ये दिया है। बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन दिया है एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ वन इंटू, देखो एफ ऑफ ज़ीरो सी है, ए प्लस बी प्लस सी एफ ऑफ वन है, और ए माइनस बी प्लस सी क्या है, एफ ऑफ माइनस वन है। ये भी पॉजिटिव दिया है। सी ऑप्शन दिया है एफ ऑफ ज़ीरो इज़ पॉजिटिव, और डी ऑप्शन दिया है एफ ऑफ ज़ीरो इंटू एफ ऑफ वन। इसको देख के क्या लग रहा है, a प्लस टू बी प्लस फोर सी, इसमें से 4 कॉमन लो, तो a बाय फोर प्लस b बाय टू प्लस c आएगा। दिस इज़ नथिंग बट f ऑफ हाफ। दिस इज़ 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ हाफ इंटू f ऑफ माइनस वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ये 4 ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। अब हमें देखना है क्या क्या ट्रू है। अब देखो ए का साइन हमको नहीं पता, या तो ग्राफ ऐसा बना होगा या ग्राफ ऐसा बना होगा। ए ऑप्शन देखते हैं। फॉर ए पॉजिटिव एफ ऑफ ज़ीरो विल बी पॉजिटिव एंड एफ ऑफ वन विल बी ऑल्सो पॉजिटिव, है ना। तो ये चीज़ ट्रू है फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ए नेगेटिव के लिए देखो, एफ ऑफ ज़ीरो नेगेटिव, एफ ऑफ वन नेगेटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी ए। अब ऑप्शन बी देखो, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ पॉजिटिव, एफ ऑफ वन इज़ पॉजिटिव, एफ ऑफ माइनस वन इज़ पॉजिटिव। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। अब नेगेटिव ए के लिए देखो, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ नेगेटिव, एफ ऑफ वन इज़ नेगेटिव एंड एफ ऑफ माइनस वन इज़ नेगेटिव। मतलब मल्टीप्लिकेशन पूरा नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर ए नेगेटिव, है ना। सवाल में पूछा हमेशा कौन ट्रू होगा, ठीक है। सिमिलरली सी भी तुमको पता चल जाएगा कि गलत है। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में एफ ऑफ ज़ीरो इज़ पॉजिटिव, एफ ऑफ वन इज़ पॉजिटिव, एफ ऑफ हाफ इज़ पॉजिटिव एंड एफ ऑफ माइनस वन इज़ पॉजिटिव। दिस इज़ ट्रू फॉर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखो फॉर ए लेस देन ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ नेगेटिव, एफ ऑफ वन इज़ नेगेटिव, एफ ऑफ हाफ इज़ ऑल्सो नेगेटिव और एफ ऑफ माइनस वन भी नेगेटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन भी इसका पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि चारों नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला सवाल, इफ़ द पॉलिनोमियल a प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस टू ए माइनस सिक्स इज लेस देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स इन आर, फाइंड रेंज ऑफ ए। ये क्वाड्रेटिक लिखी है x में और ये हमेशा नेगेटिव है, तो ग्राफ ज़रूर ऐसा बना होगा। सारे x के लिए नेगेटिव है, तो ग्राफ ज़रूर ऐसा बना होगा। अब कोई बोलेगा ये भी तो नेगेटिव है, तो यार ये आगे भी तो जाएगा ना, ग्राफ कभी तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मत बोलो, है ना। ग्राफ तो यही बनेगा क्योंकि देखो इसमें हमेशा नेगेटिव जा रहा है पैराबोला, और नेगेटिव जा रहा है मतलब हाँ, तो ये पैराबोला कब बनता है, ऐसा वाला पैराबोला कब बनता है, व्हेन d इज लेस देन ज़ीरो एंड a जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है नेगेटिव हो। तो पहला कंडीशन में a प्लस फोर नेगेटिव ले रहा हूँ, तो a इज़ लेस देन माइनस फोर, ये मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अगला कंडीशन d लेस देन ज़ीरो, ठीक है।
लगाओ, डी क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4a+4 इंटू a-3। ठीक है, a-3 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं 8 लिख दूंगा। ठीक है, दिस मस्ट बी नेगेटिव। चार से भाग दे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो a² - 2, इस क्वाड्रेटिक को खोल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज ट्रू, है ना। तो a² - 2a वहाँ जाके +2a, है ना, +24 वहाँ जाके -24, ये होना चाहिए। ठीक है, अब ये 6 और 4 में स्प्लिट हो रहा है। ठीक लिखा है ना। अब देखो, a अगर हमेशा लेस देन -4 होगा तो ये चीज़ हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, ये चलो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो, लीनियर इनइक्वालिटी। -6 और 4 यहाँ होगा, 4 से कोई बड़ी वैल्यू डालो तो पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, सॉरी। तो हमारा इंटरेस्ट तो इसमें है। एक सेकेंड में सवाल देखना। ये सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या आया, a बिलोंग टू -∞ से -6 यूनियन 4 से ∞। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, -∞ से -6। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस हैज डिस्टिंक्ट रूट फॉर एवरी a इन R, फाइंड रेंज ऑफ B। इस पॉलिनोमियल के ना डिस्टिंक्ट रूट है, तो सबसे पहले d पॉजिटिव कर दो। डिस्टिंक्ट बोला है तो इक्वालिटी नहीं आएगी। ठीक है, अगर सिर्फ रियल रूट्स बोला होता है ना तो हम इक्वालिटी भी लेते, क्योंकि जब d 0 होता है तब भी तो रूट एग्जिस्ट करता है और वो रियल होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट बोल दिया तो d पॉजिटिव होगा, सिर्फ 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कंडीशन लगाओ, तो ये आ जाएगा a+b b² - 4ac। ठीक है, 4 मैंने उड़ा दिया। ठीक है, तो देखो a² + 2ab + b² - a + b - 8। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव फॉर एवरी a बिलोंग टू R। अब देखो a² + 2b - 1 इंटू a। ठीक है, इनको क्लब किया, प्लस b² + b - 8 इज पॉजिटिव फॉर ऑल b फॉर ऑल a इन R। अच्छा, अगर मैं तुमको एक क्वाड्रेटिक दूं, तो कुछ भी मान लो, ax² + bx + c, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू R। तो तुम क्या बोलोगे, यार ये क्वाड्रेटिक है x में और ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना होगा, है ना, रूट आएंगे नहीं। तो इसका क्या मतलब है, a इज़ पॉजिटिव एंड d इज़ नेगेटिव। तुम ये बोल दोगे ना, अभी ऊपर यही तो किया था, मतलब ऐसा ही कुछ किया था ना। तो अरे मिटा क्यों दिया। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ है ना। अब तुम इसको ध्यान से देखो, क्या तुमको ये नहीं लग रहा x को a से ही तो रिप्लेस किया है। अरे मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, x² + 2b - 1 इंटू x + b² + b - 8 इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इन R। अरे इसमें a को x से ही तो रिप्लेस किया है तो ये वही चीज़। समझ रहे हो बात को।
ये भी तो क्वाड्रेटिक ही लिखा है ना, ए में क्वाड्रेटिक है, और ये हर ए के लिए ट्रू है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, ये पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, हर रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। तो यार ये भी तो एक क्वाड्रेटिक लिखा है ना ए में, और ये हर रियल वैल्यू ऑफ ए के लिए ट्रू है। तो अगर मैं ए को एक्स से रिप्लेस कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। अब देखो, अभी एक क्वाड्रेटिक है जो हमेशा पॉजिटिव है। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसा बना होगा, है ना। यहाँ पे 1 है तो हमें वो बॉदर करने का ज़रूरत नहीं है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, वो 1 ही दे रखा है इन्होंने। तो सिंपली इसका ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, तो इसका डी नेगेटिव कर दो, ग्राफ ऐसा बना होगा ना। तो ऐसा ग्राफ कब बनता है, डी नेगेटिव पे। तो डी इसका क्या है, ठीक है। 4b² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और -4b -8b, ठीक है। और क्या बोल रहा था, +1, ठीक है, +1 +8 +9, गड़बड़ किया, +33, है ना। 1 लिखा, 1 + 32, आपके पास b आ गया 33/8 से ज़्यादा, यही आपका आंसर है। रेंज बताना था b का, आ गया। एक बार फिर से इस सवाल को देखना, ठीक है, और समझना मैंने क्या किया, ठीक है। ये वैरायटी इंपॉर्टेंट है, ये आता है, मतलब मेंस में तो नहीं आता है लेकिन ये आना चाहिए, ठीक है। नोट करो, थोड़ा अलग प्रॉब्लम, ठीक है। लेट x + y + z = 4 and x² + y² + z² = 6 where x, y and z are real, find range of x, ठीक है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कैसे करो। z को लिख लो 4 - x + y, ट्रू है ये। सेकेंड इक्वेशन में डाल दो, तो x² + y² + z² = 6 है ना, वेयर x, y आर रियल क्वांटिटीज, है ना। हाँ, तो x, y रियल है, ठीक है। तो इसको अभी ओपन करते हैं, x² + y² + 16 + x + y का होल स्क्वायर -8x + y, ठीक, = 6। इसको ओपन किया, 2x² + 2y², ठीक है, + 2xy + 10 -8x + y, सही लिखा है ना। x² y 2xy 16 10, ठीक है। दिस कैन बी रिटर्न एज x² + y², ठीक है, + xy -4x -4y + 5 = 0। और ऑब्वियसली y भी रियल चल रहा है ना, ठीक है। ये लिख दिया, x² + y -4 of x + y² -4y + 5, ठीक है। ऐसा लिखो, y² + x -4 of y, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। x - 4y, xy - 4y, देखो। अब देखना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इन y एंड दिस इज ट्रू, मतलब
कोई y के लिए ये ज़रूर ट्रू है, क्योंकि देखो कंडीशन सवाल में दिया था, हमने उसी को मैनिपुलेट करके एक इक्वेशन पे आए हैं और y रियल है, मतलब कोई ना कोई y तो इसको सेटिस्फाई ज़रूर करेगा। सो दिस क्वाड्रेटिक इन y is satisfied for some y। है ना? और अगर ये सेटिस्फाई करता है मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर 0 के बराबर है ना तो रूट होगा y, तभी तो होगा ट्रू। ये 0 तभी तो आउटपुट देगा 0। तो अगर इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका d ग्रेटर देन 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वालिटी भी हमें लेनी है ना। तो वो कंडीशन लगा दो, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d आ गया b² माइनस 4 AC। तो आपके पास आ गया x² प्लस 16 माइनस 8x माइनस 3 प्लस 8 है ना माइनस 20, तो माइनस 4। ठीक है, सही लिखा है। ठीक है, तो ये आ गया 1√2 1√2/3। हमें क्योंकि नेगेटिव चाहिए, इक्वालिटी भी तो आएगा, सॉरी इक्वालिटी भी आएगा। रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे सॉलिड आएगा, यहाँ भी सॉलिड आएगा। x बिलोंग्स टू 2/3 से 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो और इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बाय।